सभी साथियों को राम राम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीएस बाय हरीश भारद्वाज ऑफिशियल YouTube चैनल के अंदर। जैसे कि आप सभी जानते हैं एचएसएससी 2026 के लिए जो है हमारी कंप्यूटर की सीरीज चल रही है और इस सीरीज में टोटल हम 13 चैप्टर करवाने वाले हैं मेरे भाई। ठीक है, अभी हम कौन से चैप्टर पे आ गए हैं? 7वें चैप्टर पर जो है हम पहुंच चुके हैं और 7वें चैप्टर का जो है आज पार्ट 1 हम कर रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर हम आज कौन सा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं? सॉफ्टवेयर नाम का जो है टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं और ये टॉपिक जो है काफी इंपॉर्टेंट है, आपने पहले भी इसको पढ़ा होगा। ठीक है, अगर आपने मेरे इससे पहले 6 टॉपिक पढ़े हैं ना, 6 अगर आपने जो मैं करवा चुका हूँ, 6 लेसन करवा चुका हूँ, अगर आपने वो 6 के 6 आराम से तसल्ली से देखे होंगे ना, तो यकीन मानिएगा ये जो सॉफ्टवेयर जो आज हम टॉपिक करने वाले हैं ना, पूरा जो पिछले 6 टॉपिक्स में आप करके आए ना, सारा इसी के अंदर है। बस कुछ 1-2 वर्ड्स ऐसे होंगे जो टेक्निकल है, जिनका मतलब आपको समझना है, वही मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा। बाकी सारा आपको ये चैप्टर पहले से पता होगा मेरे भाई। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। बस आपको यही कहना चाहता हूं, अगर आप अपनी तैयारी में डिटेल से लगे हुए हैं, जीरो से लगे हुए हैं, तो ऐसे ही चलने दो। अभी जो है बहुत सारी भ्रमित बातें चली हुई हैं, कुछ फेक जो है नोटिस भी चल रहे हैं कि पीएमटी पीएसटी का जो है आपका नोटिस आ गया है। देखिए अभी तो जो है इनका यही फाइनल नहीं हुआ है, जो टेंट वाला था ना इनका जो स्टेडियम वाला है वही चला हुआ है। यकीन मानिएगा आपका जो पीएमटी पीएसटी है वो जब ऑफिशियल आएगा मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अभी नहीं होने वाला। अभी आप जो है पैनिक मत होइएगा, अपनी तैयारी ऐसे ही जो है डिटेल से करते रहो मेरे भाई। ठीक है, कुछ जो होते हैं जिनके बड़ी वाली दिक्कत होती है ना, वो ऐसे बत्ते होते हैं जो दूसरों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ऐसे फेक नोटिस जो है अपलोड करते रहते हैं या फिर भ्रम फैलाते रहते हैं मेरे भाई। ठीक है, खुद का तो उनका कभी सिलेक्शन हुआ ही, तो वो ऐसे ही चाहते हैं कि भाई किसी का भी सिलेक्शन ना हो मेरे भाई। ठीक है, दो ही चीज आपको हमेशा से बताता आया हूं। अगर आपको ऑफिशियल चीजें देखनी है ना, तो ऑफिशियल चीजें आप कभी भी यूट्यूब पर फाइंड आउट मत कीजिएगा मेरे भाई। ठीक है, हाँ कुछ एक जो ऑफिशियल चैनल है उन पे आप जरूर जो है जाके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। बाकी जो है यूट्यूब का आप जो है स्टडी के लिए ही कीजिएगा, ऑफिशियल नोटिफिकेशन के लिए यूज यूट्यूब का मत किया करो। अगर आपको ऑफिशियल जो चीजें लेनी है ना, ऑफिशियल चीजें आपको जो है जाननी है, तो आप सिर्फ एचएसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाया करो, या फिर आप जो है हिम्मत सर का जो एक्स ट्विटर वाला पेज है ना उसको फॉलो कर लो, वहीं पर जो है सारी चीजें आपको मिल जाएगी मेरे भाई। ठीक है, सारी ऑफिशियल चीजें आप ऑफिशियल हैंडल से लो, वरना आप इसी में उलझ के रह जाओगे, आप तैयारी नहीं कर पाओगे मेरे भाई। समझ गए? चलिए आज का हमारा जो सॉफ्टवेयर टॉपिक है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। 8 पेजेस की ये पीडीएफ है, ज्यादा लंबी नहीं होने वाली। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। ओवरव्यू में आपको थोड़ा सा बता देता हूं सॉफ्टवेयर के बारे में। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर क्या होता है आप सभी जानते हैं भाई। जैसे कि हार्डवेयर है ना, हार्डवेयर क्या है? हार्डवेयर कंप्यूटर का शरीर है। मान लो कि जो हार्डवेयर है ना, कंप्यूटर का जो हार्डवेयर होता है, हार्डवेयर क्या होता है? जिसको आप छू सकते हैं। ठीक है, वो हार्डवेयर के पार्ट होते हैं। कंप्यूटर क्या है? हार्डवेयर का मतलब जो हार्डवेयर है वो क्या है? कंप्यूटर का शरीर है। ठीक है, और सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर उसकी आत्मा है। समझ गया? मतलब कि मैंने यहाँ पे लिख दिया हार्डवेयर। ठीक है, थोड़ा सा आपको बता देता हूँ ओवरव्यू। हार्डवेयर क्या है? ये कंप्यूटर का शरीर है मेरे भाई। ठीक है, ये क्या है? ये शरीर है। और जो सॉफ्टवेयर है ये क्या है? यहाँ पे लिख दिया मैंने सॉफ्टवेयर। ये क्या है? ये आत्मा है मेरे भाई। ठीक है, समझ गए आप? ऐसी चीजें आपको करवानी पड़ेंगी, तभी जाके जो है आपको याद होएगा मेरे भाई। ठीक है, ऐसी चीजें आपको हमेशा तरीके से याद होगी। और जो ये सॉफ्टवेयर है इसका असली काम क्या होता है? ये जो सॉफ्टवेयर है ना, इसका असली काम क्या होता है? इसका असली काम होता है डेटा को सूचना में बदलना मेरे भाई। ठीक है, ये इसका असली काम होता है। और प्रोग्रामर कौन होता है? जो प्रोग्राम को लिखता है, मतलब प्रोग्राम लिखते हैं ना, जो कोड लिखते हैं, बड़े बड़े कोड लिखते हैं, उनको क्या कहा जाता है? उनको प्रोग्रामर बोला जाता है मेरे भाई। ठीक है, प्रोग्रामर इनको बोला जाता है। ये छोटे छोटे टर्म्स है जो आपको याद रखना है, बाकी इसके अंदर कुछ भी नहीं है। यहाँ पे पहली चीज मैंने आपको बता दी, सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर के बारे में बता दिया। इसके बाद आपको इस पीडीएफ में क्या मिलेगा? इसके बाद इस पीडीएफ में आपको मिलेगा सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं। सॉफ्टवेयर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं भाई? एक तो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। एक कौन सा होता है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, तीसरा कौन सा होता है? तीसरा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है मेरे भाई। ठीक है, यूटिलिटी कैसे लिखेंगे? यूटिलिटी। ठीक है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, यही चीजें लिखी गई है इसके अंदर, मैं बस ओवरव्यू आपको दे रहा हूं। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं। इसके बाद आपको क्या मिलेगा? डोंट वरी, सारी चीजें बिल्कुल आसान भाषा में लिखी गई है, पैराग्राफ के हिसाब से भी लिखी गई है और टेबल के हिसाब से भी लिखी गई है। एवरीथिंग मैं यहां पर बिल्कुल आराम से दिखाने वाला हूं, बस एक ओवरव्यू आपको दे रहा हूं पूरे चैप्टर का मेरे भाई। ठीक है, पहले आपसे क्या है सॉफ्टवेयर की मैंने डेफिनेशन बता दी। दूसरा आपको बता दिया सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। इसके बाद आपको क्या आगे देखने को मिलेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट पार्ट यही है सॉफ्टवेयर का, और यही आपको याद रखना है मेरे भाई, ठीक है। सिस्टम सॉफ्ट मतलब ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ ओएस, ठीक है। ओएस का मतलब क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ये किसका पार्ट होता है, तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट होता है मेरे भाई, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर का सबसे बड़ा उदाहरण क्या होता है, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम होता है मेरे भाई, ठीक है। यह यूजर, जो यूजर होता है ना, यानी कि मैं कंप्यूटर पर काम कर रहा हूं तो मैं यूजर हूं, आप कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं तो आप यूजर है मेरे भाई, ठीक है। आपके बीच में और हार्डवेयर के बीच में एक पुल का काम करता है। कौन पुल का काम करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है मेरे भाई, ठीक है। ये पुल है मेरे भाई, ठीक है। अब आप समझिएगा क्या है, ये हार्डवेयर है मेरे भाई, ठीक है। ये हार्डवेयर हो गया, और जो दूसरा हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। आपके और कंप्यूटर के बीच में जो पुल का काम करेगा ना, वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही जो है पुल का काम करता है मेरे भाई, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम में आगे आपको क्या देखने मिलेगा, बायोस आपको देखने को मिलेगा। यहां पे लिख देता हूं बायोस, इसकी फुल फॉर्म जरूर याद रखना, फुल फॉर्म बहुत बार पूछी गई है एचएसएससी के द्वारा, ठीक है। बायोस की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। और ये क्या करता है, तो जब आप कंप्यूटर का बटन दबाते हो ना, मतलब कि ये कंप्यूटर है, फॉर एग्जाम्पल ये कंप्यूटर है, इसकी तार इस प्लग में लगी हुई है, जब आप इस प्लग को ऑन करोगे तो ये क्या कंप्यूटर हो जाएगा, कंप्यूटर ऑन हो जाएगा, ठीक है। पहले कंप्यूटर जागता है, फिर बाद में जो है ये चेक करता है, जो ये जो बायोस होता है ना, बायोस ये क्या करता है, ये चेक करता है कि कंप्यूटर के सारे पार्ट जो है वो सही चल रहे हैं या फिर नहीं चल रहे हैं, ठीक है, सही आपस में जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं। और ये जो चेक करता है ना, चेक करने की प्रक्रिया, इसको क्या कहा जाता है, इसको पोस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसको पोस्ट कहा जाता है। पोस्ट की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, पोस्ट की फुल फॉर्म हो जाएगी पावर ऑन सेल्फ टेस्ट हो जाएगी, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। यहां तक सारी चीजें समझ आई, ये ओवरव्यू है, डोंट वरी। अब एक एक करके हम यहां से सारी चीजें पढ़ने वाले हैं, चलिए आइए देख लेते हैं, ठीक है। यहां से देख लो, ये सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन है, किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का प्रत्येक भाग या तो हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर है, ठीक है। समझ गए आप, सही सीधी सी बात है। कंप्यूटर दो चीजों से बना है, हार्डवेयर से बना है और सॉफ्टवेयर से बना है। हार्डवेयर क्या चीज है, हार्डवेयर वो चीज है जिसको आप छू सकते हैं, ठीक है। और सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर को जो है आप छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, ठीक है। कंप्यूटर के भौतिक फिजिकल बनावट छू कर महसूस करने योग्य भाग को हार्डवेयर कहते हैं। हार्डवेयर के अंतर्गत डाटा इनपुट के लिए प्रयुक्त कंप्यूटर तथा उससे जुड़े सभी साधन है। प्रिंटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, मॉडेम जैसी बाहरी डिवाइसों को क्या कहा जाता है, पेरिफेरल डिवाइस कहा जाता है। ये सारी चीजें आप पहले पढ़ चुके हैं मेरे भाई, ठीक है। ये जो प्रिंटर हो गया, प्रिंटर क्या है, हार्डवेयर है, ठीक है। कीबोर्ड क्या हो गया, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है। इन सारों का मतलब क्या है, ये सिर्फ ये कहना चाह रहा है, इन सभी के माध्यम से जो है, इन सभी को आप जो कंप्यूटर पे जोड़ते हो ना, इसको क्या कहा जाता है, इसको जो है पेरिफेरल डिवाइस कहा जाता है, ठीक है। ये कंप्यूटर में भेजने के माध्यम है। कोई इसके अंदर कीबोर्ड, मतलब कीबोर्ड क्या है, एक इनपुट डिवाइस है, प्रिंटर क्या है, आउटपुट डिवाइस है, लेकिन काम दोनों एक ही करते हैं मेरे भाई, समझ गए। ये यहां पर जो है कहने की कोशिश कर रहे हैं। आगे चलते हैं, आगे डेफिनेशन में क्या कहा गया है, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग भाषा द्वारा लिखे गए निर्देशों की श्रृंखला है, ठीक है। सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर कौन बनाता है, सॉफ्टवेयर को कौन बनाता है, प्रोग्रामर बनाता है ना। सॉफ्टवेयर कैसे बनाता है, एक पूरा इतना बड़ा कोड लिखेगा, ये तो मैंने एक एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है, ये एक एग्जांपल दे रहा हूं, पूरा बड़ा एक कोड लिखता है, ठीक है, एक कोड लिखता है, इसी कोड के दम पर जो है वो एक सॉफ्टवेयर बनाता है मेरे भाई, ठीक है। और सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर का मतलब है निर्देशों की श्रृंखला, यानी कि इंस्ट्रक्शन ऑफ क्रम वाइज, ठीक है, क्रम वाइज में चीजें लिखी हुई, ठीक है, इसको बोलते हैं, प्रोग्रामिंग भाषा में बोलते हैं सॉफ्टवेयर को निर्देशों की श्रृंखला, जिसके अनुसार दिए गए डेटा का प्रोसेस होता है, ठीक है। दिए गए जो आप डेटा देंगे वो प्रोसेस करेगा। बिना सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर कोई भी कार्य नहीं कर सकता है, समझ गए मेरी बात। मतलब कि कंप्यूटर में हार्डवेयर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉफ्टवेयर भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर इनमें से कोई भी एक पार्ट नहीं होगा ना, तो कंप्यूटर अपना काम नहीं कर पाएगा मेरे भाई, ठीक है। इसका प्राथमिक उद्देश्य डेटा को सूचना में परिवर्तित करना है। सॉफ्टवेयर के निर्देशों के अनुसार, यानी कि इंस्ट्रक्शन के अनुसार हार्डवेयर भी कार्य करता है, ठीक है। सॉफ्टवेयर को जैसे आप इंस्ट्रक्शन दोगे तो सॉफ्टवेयर आगे क्या करेगा, हार्डवेयर को इंस्ट्रक्शन देगा, फिर हार्डवेयर उस तरीके से जो है काम करना स्टार्ट कर देगा। समझ गए आप मेरी बात। जैसे कि मैं प्रोग्रामर हूं या फिर आप कोडर हैं, ठीक है, कोडर को क्या बोला जाता है, प्रोग्रामर बोला जाता है। प्रोग्रामर ने क्या किया, एक कोड लिख दिया, बहुत बड़ा कोड करके इसने क्या किया, एक लंबा कोड लिख दिया और एक सॉफ्टवेयर बना दिया मेरे भाई, ठीक है, एक सॉफ्टवेयर बना दिया। इसने सॉफ्टवेयर क्या करने के लिए बनाया, कंप्यूटर को काम पर लगाने के लिए इसने क्या किया, सॉफ्टवेयर का निर्माण किया। अब सॉफ्टवेयर के अंदर ऐसे ऐसे इंस्ट्रक्शन इसने दिए, तो ये इंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, सारे इंस्ट्रक्शन जो है कंप्यूटर के अंदर जाएंगे और कंप्यूटर के जो हार्डवेयर होंगे ना, उनको मजबूर करेंगे अपने तरीके से काम करने के लिए। या फिर ये लगा लो कि जैसे आप गाना बजाएंगे वो जो है नाचना स्टार्ट कर देगा मेरे भाई। समझ गए यहां तक सारी चीजें। आगे चलते हैं, इसे प्रोग्राम भी कहते हैं, ठीक है, इसे प्रोग्राम भी कहते हैं। कंप्यूटर प्रोग्रामों को लिखने वाले
और उनका परीक्षण करने वाले व्यक्तियों को प्रोग्रामर कहते हैं। मैंने ऊपर बताया भाई, प्रोग्रामों को लिखने वाले, जो प्रोग्रामों को लिखते हैं उनको क्या बोलते हैं? प्रोग्रामर बोलते हैं। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संचार स्थापित करने को इंटरफेस कहते हैं। एक ये शब्द जो है आपको जरूर याद रखना चाहिए, इंटरफेस क्या होता है। आई होप आपको पता होगा, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको हर चीज नहीं पता, इसीलिए मैं बोलता हूं हर शब्द आपको पता होना चाहिए। अब जैसे ही इंटरफेस कहीं पे भी आपके एग्जाम में दिखेगा ना, तो आपको इसका मतलब पता होगा, तो यकीन मानिएगा अगर आंसर आपको नहीं पता ना, तो बहुत सारी चीजें आपको पता चल जाएगी। अब इंटरफेस क्या होता है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। ठीक है, यहां पे लिख देता हूं हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ठीक है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, इन दोनों के बीच को इंटरफेस कहते हैं। मतलब इन दोनों के बीच को बातचीत जो होती है ना, इन दोनों के बीच जो बातचीत होती है उसको क्या कहते हैं? उसको इंटरफेस कहते हैं मेरे भाई। समझ गए? समझ गए? आई होप समझ गई होगी। ठीक है, हार्डवेयर और जो सॉफ्टवेयर होता है, इन दोनों के बीच जो बातचीत होती है ना, उसको क्या बोला जाता है? उसको जो है इंटरफेस बोला जाता है मेरे भाई। ठीक है, यही यहाँ पे लिखा गया है। ये देखो, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संचार का क्या मतलब होता है? कम्युनिकेशन। ठीक है, कम्युनिकेशन मतलब इन दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है ना, उसको किस वर्ड से डिफाइन किया गया है? इंटरफेस। यानी कि टेक्निकल भाषा में जो है इसको इंटरफेस बोला जाता है मेरे भाई। यहां तक सारी चीजें ठीक है। ये भी मैंने बताया था। ये देखो, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो है विभिन्न तरह के होते हैं। सामान्यतः इसे 3 वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, तो ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं इनको 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। कौन कौन से 3 वर्ग होते हैं मैंने बताया था? एक तो सिस्टम सॉफ्टवेयर, माफ कीजिएगा, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, और तीसरा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। यहां पे लिखा भी गया है, ये देखो। सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं? सॉफ्टवेयर 3 प्रकार के होते हैं मेरे भाई। देखो यहां पे लिखा गया है ना, सॉफ्टवेयर 3 प्रकार के होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं मेरे भाई। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के क्या काम आते हैं? जो हमारी जो है लाइफ को ईजी करने के लिए, हमारे डेली रूटीन काम करने के लिए जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं। ठीक है, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर क्या होता है? प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर वही होता है जो प्रोग्राम लिखने के लिए यूज होता है। टेक्स्ट एडिटर क्या होता है? मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने ये पीडीएफ बनाई है। ठीक है, अभी जो आप पढ़ रहे हो ना, मैंने ये पीडीएफ बनाई है। पीडीएफ से पहले मैंने क्या बनाया था? पीडीएफ से पहले मैंने एमएस वर्ड फाइल बनाई थी। ठीक है, एमएस वर्ड फाइल बनाई थी, वर्ड फाइल बनाई थी। अब वर्ड फाइल लिखने के लिए मैंने किसका यूज किया? एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट का यूज किया ना, एमएस वर्ड का। इसको क्या बोलते हैं? इसको टेक्स्ट एडिटर बोलते हैं। ठीक है, इसको टेक्स्ट एडिटर बोलते हैं। ये मेरा टेक्स्ट एडिटर था। ऐसे ही जो प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर बनाते हैं ना, जो कोडिंग बनाते हैं, उनका भी एक अलग से नोटपैड या फिर जो भी होता है, उनके अलग अलग से कोडिंग प्रोग्राम होते हैं, मतलब जहां पर वो लिखते हैं। ठीक है, एक वीएसएस करके होता है, बहुत सारे इनके होते हैं, वो हम आगे देख लेंगे। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं? तो सबसे बड़ा जो है ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है मेरे भाई। ठीक है, उसके बाद लोडर भी सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भी जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। ट्रांसलेटर भी सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। डेटा संचार सॉफ्टवेयर भी जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। डिवाइस ड्राइवर भी जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है मेरे भाई। ठीक है, अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं? चिकित्सा सॉफ्टवेयर हो गया, शैक्षणिक सॉफ्टवेयर हो गया, वर्ड प्रोसेसर हो गया, और स्प्रेडशीट हो गया। ठीक है, डोंट वरी, यहाँ पे कुछ चीजें आपको हिंदी में समझ नहीं आ रही होगी ना, नीचे मैंने इंग्लिश में टेबल में भी बिल्कुल आसान भाषा में लिखा गया है। कुछ भी डरने की जरूरत नहीं है, एवरीथिंग आपको समझ में आएगा। और आई होप कंपाइलर और इंटरप्रेट तो आपको पहले से पता होगा, और पिछली वीडियोज में मैं बता के भी आया हूँ डिटेल से मेरे भाई। समझ गए? आगे चलते हैं। आगे देखो, यही मैंने टेबल में लिख दिया है, जो ऊपर लिखा हुआ था ना इस पिक्चर में, यही मैंने यहाँ पर जो है इसमें लिख दिया है टेबल में। सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं, और प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं। यहाँ से एक बार आप पढ़ लीजिएगा मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे अब एक एक करके डिटेल से हम देखेंगे मेरे भाई। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया, और प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर हो गया। चलिए एक एक करके हम देख लेते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? यह कंप्यूटर हार्डवेयर को इस प्रकार नियंत्रित करता है। यह कंप्यूटर हार्डवेयर को, मतलब जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है ना, वो कंप्यूटर हार्डवेयर को इस प्रकार नियंत्रित यानी कि कंट्रोल करता है कि अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर यानी कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अच्छी तरीके से चल सके। यानी कि ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है ना, ये ऐसे कंट्रोल करता है हार्डवेयर को जिससे जो है सॉफ्टवेयर अच्छी तरीके से चल सके, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, डिवाइस ड्राइवर हो गया, विंडोज सिस्टम हो गया आदि। ये सारे जो है इसके एग्जाम्पल बता रहा है। एग्जाम्पल आप जरूर याद रखना मेरे भाई। ठीक है, क्योंकि एग्जाम्पल से जो है क्वेश्चन डायरेक्ट मेरे भाई पूछे जाते हैं मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, आगे क्या लिखा गया है? अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर क्या होता है? अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर क्या होता है? यानी कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यह यूजर को एक से अधिक कोई विशेष कार्य पूरा करने की अनुमति देता है। मतलब हमारे हेल्प के लिए जो है भाई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाया जाता है। उच्च स्तरीय
की कंप्यूटर भाषाओं का उपयोग कर अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं। यानी कि ये जो सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं ना, हमारी सहायता के लिए जो सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं, उनका प्रयोग कौन सी लैंग्वेज करके बनाया जाता है? तो हाई लेवल लैंग्वेज का यूज करके जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को बनाया जाता है मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम अंग्रेजी भाषा का उपयोग करते हुए लिखा जाता है, आप सभी जानते हैं, अतः यूजर आसानी से कंप्यूटर का उपयोग कर सकता है। अब जाहिर सी बात है, हाई लेवल लैंग्वेज जो है इंग्लिश भाषा का यूज करके बनाई जाती है और इसी में जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं ताकि जो है हम इंसान जो है आसान भाषा में उस सॉफ्टवेयर का यूज कर सके मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इनका यूज कैसे होता है, देखो, औद्योगिक स्वचालन यानी कि इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में इनका यूज होता है। व्यापार सॉफ्टवेयर में जो है, मतलब जो बिजनेस होता है वहां पर सॉफ्टवेयरों में जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज होता है। चिकित्सा सॉफ्टवेयर हो गया, शैक्षणिक सॉफ्टवेयर हो गया, और वर्ड प्रोसेसर तो सभी जानते हैं, इसके अंदर जो है ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल है मेरे भाई। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर हुई, आई होप क्लियर हो गई होंगी। फिर भी कुछ रह जाता है ना, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, इस वीडियो को आराम से देख लेना, 2 बार देख लेना, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। पीडीएफ डाउनलोड करके अपने पास मल्टीपल्स टाइम इनका रिवीजन कर लेना अपने एग्जाम से पहले मेरे भाई। ठीक है, कोई भी चीज मुझे नहीं लगता ऐसा मैंने डिफिकल्ट लिखा हो जो आपके समझना है, और लिखा भी है तो मैं उस वर्ड को स्पेसिफिक आपको खोल के बता रहा हूं मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर की बात कर लेते हैं। ठीक है, चलिए, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर के बारे में यहाँ पे क्या लिखा गया है तो देख लेते हैं। यह आमतौर पर कंप्यूटर प्रोग्राम लिखने में एक प्रोग्रामर की सहायता करने के लिए उपकरण प्रदान करता है। वही जो ऊपर मैंने एग्जांपल दिया था ना, मैंने ये पीडीएफ फाइल बनाने से पहले एक वर्ड फाइल बनाई थी, और वर्ड फाइल को बनाने के लिए मैंने किस टेक्स्ट एडिटर का प्रयोग किया था, तो मैंने MS वर्ड टेक्स्ट एडिटर का जो है प्रयोग किया था। ऐसे ही प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, मतलब ये एक जो कोड लिखेगा ना एग्जामिनर, मतलब एग्जामिनर कह रहा हूं, ये जो एक कोड लिखेगा, कोड कौन लिखता है? प्रोग्रामर लिखता है। ठीक है, प्रोग्रामर एक कोड लिखेगा, तो प्रोग्रामर कोड ऐसे ही नहीं लिख सकता कि वर्ड में लिख देगा या कहीं पे भी लिख दे, ऐसे नहीं। उनके अलग से जो है टेक्स्ट एडिटर होते हैं, लिखने के अलग से जो है उनके सॉफ्टवेयर होते हैं, उन्हीं के अंदर जो है ये चीजें लिखी जाती है मेरे भाई। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल मुझे पता है, कौन कौन सा इसका एक एग्जाम्पल होता है वो मैं आपको यहां पर जरूर बता दूंगा मेरे भाई। ठीक है, एक VS कोड करके होता है मेरे भाई। ठीक है, VS कोड करके जो है एक टेक्स्ट एडिटर होता है, इसके अंदर जो है ये जो कोडर होते हैं ना, जो प्रोग्रामर होते हैं, वो अपना जो है कोड लिखते हैं मेरे भाई। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर है, आगे चलते हैं। देखिए, जैसे पाठ संपादक हो गया यानी कि टेक्स्ट एडिटर्स हो गए, कंपाइलर हो गया, डीबगर हो गया। डीबगर क्या होता है, सारी वर्ड्स में एक एक करके आपको बता के आया हूं पिछले वीडियोस में। ठीक है, कंपाइलर क्या होता है, जो पूरा एक प्रोग्राम होता है ना, एक ही बार में इसको कंपाइल करके बता देता है गलती है या फिर नहीं है मेरे भाई। कंपाइलर एक बार में ही कंपाइल कर देता है पूरे प्रोग्राम को। डीबगर क्या होता है, डीबगर वो होता है जो छोटी छोटी प्रॉब्लम जो है प्रोग्राम में से ढूंढ के हमें बता दे ये प्रॉब्लम्स हैं भाई इसके अंदर। ठीक है, इंटरप्रेटर आप सभी जानते हैं आदि। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रोग्राम में त्रुटि यानी कि गलती, जिससे गलत या अनुपयुक्त परिणाम उत्पन्न होते हैं, उसे बग कहते हैं। बग आप सभी जानते हैं, और बग को ढूंढने के लिए जो है किसका उपयोग करते हैं? डीबगर का उपयोग करते हैं। ज्ञात सॉफ्टवेयर बग के लिए इंटरनेट पर उपलब्ध छोटा प्रोग्राम है जो निःशुल्क रिपेयर करता है। ठीक है, तो ये जो बग होता है ना, बग छोटी सी गलती होती है प्रोग्राम के अंदर, उसको जो है इंटरनेट पर उपलब्ध छोटा सा प्रोग्राम निःशुल्क रिपेयर करता है। ठीक है, ये आप याद रखना, उसे क्या कहते हैं? पैच कहते हैं मेरे भाई। ठीक है, तो ये इंटरनेट पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, पैच। ठीक है, सॉफ्टवेयर कोड में बग ढूंढने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डीबगिंग कहा जाता है। ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूं मेरे भाई। ठीक है, आई होप यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। बिल्कुल आसान भाषा है यार, कुछ भी नहीं है, आराम से आप पढ़ोगे ना, मेरे से ज्यादा इंटेलिजेंट हो, मेरे को एक बार में समझ आ गया ना, यकीनन आपको भी एक बार में समझ आया होगा मेरे भाई। ठीक है, कुछ भी यहाँ पर जो है मुश्किल नहीं है, और इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछता है HSSC मेरे भाई। ठीक है, अब हम देख लेते हैं सॉफ्टवेयर के टाइप। ठीक है, तो इनके देख लेते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा है एक एक करके। ठीक है, यहाँ पे सॉफ्टवेयर के टाइप लिखे गए हैं, जैसे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यहाँ पे इनके फंक्शन लिखे गए हैं, मुख्य कार्य को मैंने इनका लिखा है, और यहाँ पे इनके उदाहरण लिखे हैं। ठीक है, ऊपर हमने पैराग्राफ फॉर्म में देखे ना, अब यहाँ पे आप देख लो, डायरेक्ट आपसे पूछेगा बताइए निम्नलिखित में से जो है ऑपरेटिंग सिस्टम जो है किसका उदाहरण है? सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, या फिर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। डायरेक्ट आपसे पूछेगा, इसीलिए इनको अच्छे से रट लेना। ठीक है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है? हार्डवेयर को कंट्रोल करता है। ठीक है, आप सभी जानते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है? हार्डवेयर को कंट्रोल करता है, ताकि जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो आराम से अपने तरीके से जो है काम कर सके। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं? सबसे बड़ा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण हो जाएगा, और जो है डिवाइस ड्राइवर हो जाएंगे मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या काम करते हैं?
उपयोगकर्ता विशिष्ट कार्यों का निष्पादन, ठीक है, परफॉर्मिंग यूजर स्पेसिफिक टास्क, ठीक है, उपयोगकर्ता जो होता है ना, जो यूज करता है कंप्यूटर को, उसके विशिष्ट कार्यों का जो है निष्पादन करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मेरे भाई, ठीक है। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जांपल कौन कौन से हो जाएगा, MS वर्ड जो है ये एग्जांपल हो जाएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। VLC प्लेयर कौन सा होता है, जो आप अपने कंप्यूटर में सॉन्ग सुनते हैं और जो मूवी चलाते हैं। आपने कभी देखा है एक ऐसा सिंबल सा बना होता है, एक टोपी सा रेड से कलर का, ठीक है, उसको VLC प्लेयर कहा जाता है मेरे भाई, ठीक है। ये VLC प्लेयर हो गया, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और क्रोम हो गया, ये भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। बहुत सारे एग्जांपल होते हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर मेरे भाई, ठीक है। अब आपको याद रखना है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही प्रकार होता है, पहले आप ये याद रखेंगे, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर एक अलग चीज है, लेकिन जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है ना, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही एक प्रकार होता है, जो कंप्यूटर के प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट, रख रखाव और सुरक्षा के लिए काम करता है, ठीक है। सिक्योरिटी जो होती है ना कंप्यूटर की, उसके लिए काम करता है ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यहाँ पे लिखा है ना, एंटीवायरस हो गया, डिफ्रेगमेंटर हो गया, तो इनके लिए जो है ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है मेरे भाई, ठीक है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कौन कौन सा हो जाएगा, एंटीवायरस हो जाएगा और डिफ्रेगमेंटर हो जाएगा, ठीक है। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के बारे में आप यह याद रखेंगे, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही जो है एक पार्ट होता है, और इसका यूज किस किस लिए होता है, कंप्यूटर के प्रबंधन के लिए होता है, रख रखाव के लिए होता है, और सुरक्षा के लिए जो है ये, यानी कि कंप्यूटर की सिक्योरिटी के लिए जो है इसका यूज किया जाता है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, वल्नरेबिलिटी देख लेते हैं क्या होता है। सॉफ्टवेयर कोड में मौजूद वह कमजोरी या खामी जिसका फायदा उठाकर कोई बाहरी हमलावर यानी कि हैकर कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकता है या अनाधिकृत रूप से डेटा एक्सेस कर सकता है, ठीक है। ये होते हैं वल्नरेबिलिटी। बग एक प्रोग्रामिंग गलती है, ठीक है। अगर प्रोग्राम में अगर कोई गलती मिलती है ना, उसको क्या कहा जाता है, उसको बग कहा जाता है मेरे भाई। लेकिन वल्नरेबिलिटी क्या होती है, एक सुरक्षा जोखिम होता है, यानी कि सिक्योरिटी रिस्क होता है। दोनों में डिफरेंस है, ये डिफरेंस आप जरूर याद रखिएगा मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद चलते हैं आगे देख लेते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम में बता के आया था, सर्वप्रथम जब हम कंप्यूटर ऑन करते हैं तो हमारे मदरबोर्ड पर बायोस की फुल फॉर्म क्या होती है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। जब आप सबसे पहले फॉर एग्जांपल आपको रात को सोए, आपने कंप्यूटर बंद कर दिया, सुबह उठ के भैया आपने बिजली का बटन ऑन किया, कंप्यूटर में लाइट आ गई, तो सबसे पहले जो काम करेगा ना वो बायोस ही करता है काम, ठीक है। ये बायोस की फुल फॉर्म क्या होगी, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होगी। और ठीक है, ये रोम चिप ढूंढता है, ठीक है। ये क्या ढूंढता है, रोम चिप ढूंढता है। इस बायोस चिप में विभिन्न एक्सपेंशन जो है स्लॉट, पोर्ट ड्राइव तथा ऑपरेटिंग सिस्टम के उपयोग के लिए निर्देश डाला गया रहता है मेरे भाई। समझ गए आप क्या कहना चाह रहे हैं। ये जो बायोस होता है ना, बायोस, इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम हो जाएगी। इसके अंदर विभिन्न स्लॉट होते हैं, एक्सपेंशन स्लॉट हो गया, पोर्ट हो गए, ड्राइव हो गया तथा ऑपरेटिंग सिस्टम, इन सभी के लिए निर्देश डाला गया होता है मेरे भाई, ठीक है। कंप्यूटर के ऑन होते ही बूट सीक्वेंस या स्टार्टअप प्रोसेस आरंभ होता है। मतलब जब कंप्यूटर ऑन होगा तो क्या होगा, तो भाई कंप्यूटर जो है बूट सीक्वेंस या फिर स्टार्टअप प्रोसेस जो है शुरू हो जाती है, जिसके अंतर्गत बायोस चिप से निर्देश, इंस्ट्रक्शन तथा प्रोग्रामिंग कोड लोड करता है, ठीक है। तत्पश्चात यानी कि उसके बाद क्रम में सीक्वेंस वाइज निर्देश देता है बाह्य, एक्सटर्नल तथा आंतरिक उपकरणों की सूची और कई सेल्फ टेस्ट को कार्यान्वित करता है, जिसे पावर ऑन सेल्फ टेस्ट कहते हैं। कंप्यूटर इस टेस्ट के दौरान किसी त्रुटि का पता होने पर एरर कोड प्रदान करता है। यह एरर कोड हार्डवेयर जैसी मेमोरी, कीबोर्ड, मॉनिटर, डिस्क ड्राइव में कोई भी कठिनाई आने पर देता है मेरे भाई, ठीक है। तो ये मतलब होता है बायोस का। सबसे पहले जब आप कंप्यूटर स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले क्या ऑन होता है, बायोस होता है, ठीक है। बायोस जो है अपने सिग्नल देता है भाई, चेक करता है सारे जो कंपोनेंट्स है कंप्यूटर के अंदर, हार्डवेयर, वो सही तरीके से काम कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे। अगर कोई भी पार्ट सही ढंग से काम नहीं कर रहा होगा तो वो एरर दे देता है मेरे भाई। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। आगे चलते हैं, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ये क्या होता है, अभी मैं बता भी चुका हूं। सफलतापूर्वक समाप्त होने के पश्चात बूट स्ट्रैप की प्रक्रिया आरंभ होती है, ठीक है। सफलतापूर्वक समाप्त होने के बाद जो है बूट स्ट्रैप की प्रक्रिया आरंभ होती है, उसे बूटिंग कहते हैं, ठीक है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट करता है। इस प्रक्रिया में ऑपरेटिंग सिस्टम को कंप्यूटर सेकेंडरी मेमोरी, ऑक्सिलरी मेमोरी से मेन मेमोरी या रैम में लोड करता है। इन प्रक्रिया में सारे कंपोनेंट्स कंप्यूटर सिस्टम से ठीक से जुड़े हैं तथा कार्य कर रहे हैं, यह सुनिश्चित हो जाता है मेरे भाई, ठीक है। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट के अंदर जो है सारे जो कंप्यूटर के अंग हैं वो सही तरीके से काम कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, ये भी जो है चेक
हो जाता है मेरे भाई, ठीक है। इसके बाद बूटिंग कितने प्रकार की होती है, तो यहाँ पे देखो बूटिंग जो है कितने प्रकार की होती है, एक तो कोल्ड बूटिंग होती है, एक वार्म बूटिंग होती है मेरे भाई, ठीक है। जब बंद कंप्यूटर को स्विच ऑन करके शुरू किया जाता है तो ये क्या होती है, ये कोल्ड बूटिंग होती है, ठीक है। मतलब कि पूरा कंप्यूटर ठंडा पड़ा है, आप फ्रेश से चलाएंगे, रात को बंद करके सुबह कंप्यूटर चलाएंगे तो ये क्या, इसको क्या कहेंगे, कोल्ड बूटिंग कहेंगे। लेकिन वार्म बूटिंग, फॉर एग्जांपल अभी क्या बज रहा है, अभी 4:10 हो रही है मेरे भाई, ठीक है। अभी आपने कंप्यूटर चला रखा है, ठीक है, लेकिन किसी कारणवश जो है आपने कंप्यूटर को अभी रीस्टार्ट कर दिया मेरे भाई, ठीक है, रीस्टार्ट कर दिया, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको जो है वार्म बूटिंग बोलेंगे मेरे भाई, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, वार्म बूटिंग जो है इसको बोला जाएगा मेरे भाई, ठीक है। ऐसे ही यहीं पे लिखा गया है, जब पहले से चल रहे कंप्यूटर को रीस्टार्ट किया जाता है, इसके लिए Ctrl+Alt+Delete की का उपयोग करता है, इसको वार्म बूटिंग बोला जाता है, ठीक है। आगे क्या लिखा गया है, कंप्यूटर हार्डवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर यानी कि हमारी भाषा नहीं समझते हैं, ठीक है। कंप्यूटर हार्डवेयर क्या है, हमारी भाषा नहीं समझते हैं, वे द्विधारी यानी कि बाइनरी नंबर क्या होता है, 1 और 0 की भाषा समझते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम, हार्डवेयर, एप्लीकेशन सिस्टम तथा, यहां पे तथा आएगा भाई, ठीक है, तथा उपयोगकर्ता के बीच एक माध्यम का कार्य करता है। इसका कार्य कंप्यूटर को चलाना तथा उसे काम करने योग्य बनाए रखना है। यह हमारे दिए निर्देशों अथवा डेटा को मशीनी भाषा में बदलता है तथा परिणाम को पुनः हमारी भाषा में बदलकर एक माध्यम के रूप में कार्य करता है, ठीक है। विंडोज 95 हो गया, 98 हो गया, विस्टा 2000 हो गया, एक्सपी हो गया, MS DOS हो गया, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, और यूनिक्स और लिनक्स आदि हो गए, ठीक है। ये सारे क्या है मेरे भाई, ये सारे जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के पार्ट हो जाएंगे मेरे भाई, ठीक है। ये आप सारा समझेंगे, आगे चलेंगे हम। कंप्यूटर एप्लीकेशन तथा, यहाँ पे भी गलती होगी यार, तथा नियंत्रण के आधार पर ऑपरेटिंग सिस्टम 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर एप्लीकेशन तथा नियंत्रण के आधार पर 5 प्रकार के जो हैं ये ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। इनको भी देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। वास्तविक समय ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इसका मुख्य उद्देश्य यूजर को तीव्र रिस्पॉन्स टाइम उपलब्ध करवाना है, ठीक है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या मतलब होता है, तो इसका मेन जो पर्पज होता है ना, यूजर को तेज यानी कि फास्ट रिस्पॉन्स टाइम जो है उपलब्ध कराना है। ये प्रणाली मशीनरी, वैज्ञानिक और औद्योगिक उपकरणों को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है, तो इसका यूज जो है मशीनरी, वैज्ञानिक और औद्योगिक उपकरण को नियंत्रित यानी कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। इसमें उपयोगकर्ता का हस्तक्षेप कम होता है, ठीक है। उपयोगकर्ता जो आप यूज करते हैं ना, इसमें जो है रियल टाइम जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, इसमें यूजर का हस्तक्षेप जो है बहुत कम होता है तथा एक प्रोग्राम के परिणाम को दूसरे प्रोग्राम में इनपुट डेटा के रूप में प्रयोग होता है। वास्तविक समय ऑपरेटिंग सिस्टम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा यह है कि एक विशेष ऑपरेशन के निश्चित समय अवधि में ही पूर्ण हो जाए, नहीं तो आगे के प्रोग्राम्स में त्रुटि आ जाएगी तथा परिणाम रुक जाएगा। उदाहरण के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान, रेलवे आरक्षण, उपग्रहों का संचालन आदि, ठीक है। तो ये सारे जो है इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे मेरे भाई, ठीक है। यहाँ तक सारी चीज़ें आई होप क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद चलते हैं टाइम शेयरिंग सिस्टम के ऊपर, ठीक है। तो टाइम शेयरिंग सिस्टम को देख लेते हैं। इसमें यूजर को एक ही संसाधन का साझा उपयोग करना पड़ता है, ठीक है। तो टाइम शेयरिंग सिस्टम होता है ना, इसमें यूजर को एक ही संसाधन का मतलब एक ही कंपोनेंट का जो है साझा उपयोग करना पड़ता है। ऑपरेटिंग सिस्टम विभिन्न यूजर के आवश्यकताओं को संतुलित करता है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है विभिन्न यूजर के आवश्यकताओं को संतुलित करता है। हर प्रोग्राम जो वे उपयोग कर रहे हैं पर्याप्त है या नहीं, इस ऑपरेटिंग सिस्टम में मेमोरी का सही प्रबंधन आवश्यक होता है। इसमें प्रत्येक प्रोग्राम को सीपीयू का बराबर समय मिलता है मेरे भाई, ठीक है। टाइम शेयरिंग सिस्टम में जो है सीपीयू का जो है बराबर समय मिलता है प्रत्येक प्रोग्राम को मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद हमने टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम देख लिया ना। अब आगे चलते हैं एकल काम ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। एकल काम ऑपरेटिंग सिस्टम को इंग्लिश में क्या कहेंगे, सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम इसको बोलते हैं। चलिए इसको देख लेते हैं। इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम में एक यूजर को प्रभावी रूप से एक समय में एक ही काम करने की अनुमति देता है, ठीक है। तो सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, एक बार में जो है एक ही यूजर को प्रभावी रूप से जो है समय में जो है काम करने की अनुमति ये देता है मेरे भाई, ठीक है। सॉरी। उसके बाद चलते हैं बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम को देख लेते हैं। इस सिस्टम में काम समूह में होता है, ठीक है। बैच प्रोसेसिंग सिस्टम में क्या होता है, काम जो है सिस्टम समूह में होता है, यानी कि ग्रुप के अंदर जो है ये काम होता है। अर्थात ऑपरेटिंग सिस्टम जब सारे कार्य समूह यूजर के हस्तक्षेप के बिना प्राथमिकता के आधार पर कार्य करता है। तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम जब सारे कार्य समूह में यूजर के हस्तक्षेप के बिना प्राथमिकता यानी कि प्रेफरेंस के आधार पर जो है काम करता है, तो उस सिस्टम को बैच प्रोसेसिंग सिस्टम कहते हैं। जैसे पैरोल हो गया, पैरोल बनाना,
बिलिंग आदि, ये जो है क्या हो जाएंगे, किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, तो ये बैच प्रोसेसिंग सिस्टम के जो है एग्जाम्पल हो जाएंगे मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं बहु प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो बहु प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर लेते हैं। ऐसे सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा एक से अधिक प्रोग्राम या कार्य एक ही साथ कार्य करते हैं। हर कार्य को सीपीयू का एक निश्चित समय दिया जाता है जिसे टाइम स्लाइसिंग कहा जाता है मेरे भाई। ठीक है, तो ये वर्ड जरूर याद रखना, टाइम स्लाइसिंग किसे कहा जाता है। ठीक है, तो कार्य को, हर कार्य को सीपीयू का एक निश्चित समय दिया जाता है, उसी को जो है टाइम स्लाइसिंग मेरे भाई कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या लिखा गया है यहाँ पे, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, या पैरेलल प्रोसेसिंग सिस्टम भी इसको बोलते हैं। ठीक है, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या बोलते हैं, पैरेलल प्रोसेसिंग सिस्टम भी बोलते हैं। इस सिस्टम में एक ही कंप्यूटर सिस्टम में दो या अधिक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का उपयोग किया जाता है, यानी कि दो जो है इसके अंदर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का प्रयोग किया जाता है। इन्हीं को जो है मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम जो है बोला जाता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं, कुछ महत्वपूर्ण ऑपरेटिंग सिस्टमों के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पे MS डोस दिया गया है। ठीक है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम भी इसको बोला जाता है। तो ये MS डोस क्या होता है, ये पहले यूज होता था मेरे भाई। ठीक है, जो ये जो होता है ना MS डोस, ये पहले यूज होता था मेरे भाई, अब पुराना हो गया। ठीक है, चलिए आइए देख लेते हैं। व्यापक रूप से पर्सनल कंप्यूटर में स्थापित इंस्टॉल्ड माइक्रोसॉफ्ट का प्रथम ऑपरेटिंग सिस्टम था। ठीक है, सबसे पहले MS डोस ही जो है होता था और ये कमांड लाइन होता था मेरे भाई। ठीक है, सिर्फ इसमें पिक्चर नहीं दिखाई देती थी। ठीक है, सिर्फ ये कमांड लाइन होता था। यहाँ पे लिखा भी है, ये देखो, यह सरल गैर सुचित्रित यानी कि नॉन ग्राफिकल था। कमांड लाइन होता था ऑपरेटिंग सिस्टम। यह सरल है परंतु यूजर फ्रेंडली नहीं है। यूजर फ्रेंडली क्यों नहीं है, क्योंकि इसके अंदर चित्र नहीं दिखते थे मेरे भाई। ठीक है, क्योंकि इसमें कमांड याद रखनी होती थी। इसका सर्वाधिक लोकप्रिय संस्करण कौन सा था, 7.0 था मेरे भाई। MS विंडो ये वर्तमान में यूज होता है। ठीक है, यह माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसमें MS डोस के कमियों को ध्यान में रखा गया तथा इसे यूजर फ्रेंडली बनाया गया। इसके अन्य संस्करण विंडोज 95 हो गया, 98 हो गया, विंडोज XP हो गया, विंडोज विस्टा भी हो गया। ठीक है, वर्तमान में जो आपके कंप्यूटर में विंडो डली हुई है ना, वो यूजर फ्रेंडली है मेरे भाई, समझ गए। सर्वाधिक वर्तमान सर्वर संस्करण विंडोज सर्वर 2008 है। इसे सीखना तथा इस पर काम करना भी सरल है मेरे भाई। आगे चलते हैं, यूनिक्स की बात कर रहे थे। यह सन 1969 में AT&T कर्मचारियों यानी कि एम्प्लॉइज द्वारा बेल प्रयोगशाला में विकसित ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिनमें केन थॉम्सन, डेनिस रिची, डगलस मैकलरॉय तथा ओसाना शामिल थे। सर्वर तथा वर्क स्टेशन दोनों में यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का जो है उपयोग होता है। यूनिक्स असेंबली भाषा में सर्वप्रथम लिखा गया था। ये जरूर याद रखना, जो यूनिक ऑपरेटिंग सिस्टम है किस लैंग्वेज में लिखा गया था, तो असेंबली भाषा में सर्वप्रथम इसको लिखा गया था। 1973 में इसे C प्रोग्रामिंग भाषा में जो है दोबारा लिखा गया। आपसे पूछा जा सकता है दोनों तरीके से, यूनिक्स भाषा को जो है दोबारा किस ईयर लिखा गया, 1973 में लिखा गया। सर्वप्रथम किस भाषा में लिखा गया था, असेंबली भाषा में लिखा गया था। ठीक है, इसे कर्नल डेटा द्वारा जो है प्रबंधन होता है भाई। ठीक है, इसको जो है इसमें जो है कर्नल द्वारा जो है डेटा प्रबंधन होता है। आगे चलते हैं, लाइनक्स को देख लेते हैं। 1991 में इसका प्रथम संस्करण लाया गया था। यह यूनिक्स की तरह कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है जो लाइनक्स कर्नल पर आधारित है। इसका उपयोग मुख्यतः सर्वर में ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए होता है। यह ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हो जाएगा। ठीक है, लाइनक्स मतलब जो है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। इसमें जो है आप भी लिख सकते हैं, इसीलिए ये जो है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है मेरे भाई। ठीक है, लाइनक्स आप याद रखना। अब ये इससे आगे जो पार्ट होगा वो हम सेकंड पार्ट के अंदर डिस्कस करेंगे मेरे भाई। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट कब आएगा, इसका सेकंड पार्ट जो है फ्राइडे को आएगा मेरे भाई। ठीक है, आज हमारा जो है फर्स्ट पार्ट हो गया है, किसका हो गया, सॉफ्टवेयर का। इसके अंदर ज़्यादा नहीं था, मुझे पता है आपको पहले से ये टॉपिक आता होगा। काफ़ी इजी टॉपिक था, कुछ एक टर्म्स ऐसी थी जो आपको बताना जरूरी था, जैसे कि इंटरफेस वाला शब्द था। ठीक है, ऐसे शब्द आपको जाननी बेहद जरूरी है मेरे भाई। ठीक है, बस आप इतना कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और आपको बस अपनी पढ़ाई में लगे रहना है, कंटिन्यूटी बनाए रखनी है मेरे भाई, कुछ भी नहीं छोड़ना। ठीक है, ये जैसे ही हमारा थ्योरेटिकल पार्ट खत्म होता है ना, उसके बाद जो है डायरेक्ट हम हर सब्जेक्ट के जो है MCQ करना स्टार्ट करेंगे। उम्मीद करता हूं मार्च के मिड से, ठीक है, मार्च के मिड से जो है हमारा MCQ का ये लगा लो भंडारा, ठीक है, वो स्टार्ट हो जाएगा मार्च मिड से। ठीक है, इतने MCQ कर लेंगे, आपकी जो आत्मा है वो तृप्त हो जाएगी मेरे भाई, समझ गए। बस अभी जो है आप थ्योरी सेक्शन पर जो है ध्यान दो, क्योंकि ये जो वर्ड्स होते हैं ना, शब्द होते हैं, वो आपके लिए जानने बेहद जरूरी है मेरे भाई। ठीक है, बाकी आपका कोई भी डाउट, क्वेरी, सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, और ऐसे ही हम डिटेल से हर सब्जेक्ट को करते हुए चलेंगे मेरे भाई। ठीक है, और कल से हमारा क्या होगा, कल से हमारी जो है इंडिया GK की स्टार्ट हो जाएगी सीरीज। ठीक है,
कल से जो है इंडिया जीके की हमारी सीरीज स्टार्ट हो जाएगी। तो आप सभी को अपनी तैयारी के लिए बेस्ट ऑफ लक है, अच्छे तरीके से तैयारी करते रहो। अभी हमारे पास इनफ टाइम है और 2026 में जो है हमें सिलेक्शन लेना है मेरे भाई, ठीक है। और आपको ये वीडियो कैसी लग रही है, वीडियो सीरीज आपको कैसी लग रही है, कैसा मेरा आइडिया लग रहा है आपको पढ़ाने का, ये भी आप जरूर बताया कीजिए, जिससे मुझे और पॉजिटिव एनर्जी मिल सके, मेरी एनर्जी को और बूस्टअप मिल सके मेरे भाई, ठीक है। बार बार कह रहा हूँ, हरियाणा जीके की बहुत लंबी सीरीज मैंने चलाई है मेरे भाई, ठीक है। हरियाणा जीके की 142 शिफ्ट यानी कि 142 पार्ट मैंने करवा दिए। अगर जो बच्चा इसको देख लेगा ना तो उम्मीद करता हूं 90% जो हिस्सा है ना हरियाणा जीके का, वो यहां से आपका बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, दावे के साथ मैं कह सकता हूं। इस सीरीज को आप जरूर देख के जाना अपने 2026 के किसी भी एग्जाम के HSSC से पहले मेरे भाई। हरियाणा जीके का इससे बाहर नहीं जाएगा मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद।